गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ 1987 वर्ल्ड रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सीरीज पर भी कार्य कर रहे हैं, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज पर कार्य कर रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज पर भी आपको कुछ मटेरियल प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी मिल रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं, अर्थात कल के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो हमारी चर्चा कंप्लीट हुई है उसमें हम लोग यह समझने का प्रयास किए थे कि किस प्रकार से निश्चयवाद और संभववाद के मध्य उत्पन्न विवाद को समाप्त करने का कार्य कुछ मध्यम मार्गी विचारधाराओं के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन उनको कोई खास सफलता नहीं मिली और अंत में 1972 में जाकर के इन दोनों विचारधाराओं के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य जिसके माध्यम से हुआ उसी का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन के विषय में हमने विस्तृत चर्चा कल के क्लास में किए थे कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ है, इन्होंने किस प्रकार के विकास की वकालत की है और कौन से प्रिंसिपल यहाँ पर बताए गए हैं, या कौन कौन सी संस्थाएं इसके द्वारा आयोजित होती हैं। साथ में हमने यह भी डिस्कशन किया कि विश्व पर्यावरण दिवस भी इसी की याद में मनाया जाता है। तो इन तमाम तथ्यों की जानकारी हम लोग कल की क्लास में प्राप्त किए थे। आज अब हम चर्चा करते हैं आगे, और आगे हम यह डिस्कस करेंगे कि हमारी जो घटना अभी तक कंप्लीट हुई है यह 1972 तक की है। कब की है? 1972 हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। और 1979 में, कब? 1979 में पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार जलवायु परिवर्तन पर, पहली बार जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर कब आयोजित हुआ है? तो 1987 में। कब हुआ है? 1979, 89 नहीं बल्कि 1979 में। ठीक है, यहां तक की बात हो चुकी। अब बात करते हैं कि हम लोग पहुंचते हैं 1987 में। पहुंचने के पीछे रीजन क्या है कि देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जो भी वहां पर संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई थी कि विकास कैसा होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए और ऑप्टिमम डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो जो व्यक्ति होता है वह उन कमियों को ढूंढने का प्रयास करता है कि कौन सी यहाँ पर कमियां हैं, और उन कमियों का फिर से फायदा उठाता है और पर्यावरण का नुकसान करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका तात्पर्य है कि इस स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा जो भी संकल्पनाएं दी गई थी उस संकल्पना को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए, या उसको और ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, या उसको और ज्यादा हम कह सकते हैं रिच बनाने के लिए 1987 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। उद्देश्य ध्यान रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन की संकल्पनाओं को और ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए ही। ठीक बात है, तो हम बात कर लेते हैं। अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित संकल्पनाओं को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, क्या करने के लिए? सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए
1983 में, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, 1983 में एक कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष, इनका नाम था वर्टलैंड। कौन था? इस कमेटी के अध्यक्ष थे वर्टलैंड महोदय। ये वर्टलैंड महोदय कौन है? तो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, नॉर्वेजियन पूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसका बेसिक उद्देश्य था कि स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा जो संकल्पनाएं प्रतिपादित की गई थी, उस संकल्पना को और ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान की जाए, उसको और ज्यादा इनहांस किया जाए और ज्यादा इनरिच किया जाए। उद्देश्य बहुत बेसिक था। इसी उद्देश्य के लिए यहां पर एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को यह टारगेट दिया गया। कमेटी का जो उद्देश्य था, कमेटी का उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है संधारणीय विकास को परिभाषित करना। क्या करना? संधारणीय विकास, या इसी को कहते हैं हम लोग टिकाऊ विकास। क्या कहते हैं? टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास को परिभाषित करना। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास की परिभाषा कब की है। परिभाषा कब की है ये बात अलग है, लेकिन इस परिभाषा को डिफाइन करने की जिम्मेदारी जिस कमेटी को दिया गया था, उस कमेटी का गठन 1983 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, कमेटी का गठन 1983 में हुआ है। उस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे? तो वर्टलैंड महोदय कर रहे थे, जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री महिला थी। इतनी बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब यहां पर बात है कि टिकाऊ विकास और संधारणीय विकास की परिभाषा किसके माध्यम से दी गई है? इसी कमेटी ने इसकी परिभाषा को दिया है। तो कह सकते हैं यह परिभाषा प्रकाश में कब आती है? परिभाषा प्रकाशित होती है, प्रकाशित की जाती है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, पत्रिका में। ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा? टिकाऊ विकास, संधारणीय विकास की परिभाषा देने की नैतिक जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो एक कमेटी को। उस कमेटी को लीड करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? वर्टलैंड महोदय को। फिर इसकी परिभाषा जब प्रकाशित हुई, तो जिस पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है आवर कॉमन फ्यूचर का संबंध किससे है? वर्टलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है? संधारणीय विकास का संबंध किससे है? फिर टिकाऊ विकास का संबंध किससे है? और यह प्रकाश में कब आई? यह प्रकाश में आती है 1987 में। इसलिए हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक जो है वह है 1987 की घटना। कमेटी कब बनी है यह ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने तो यह रखता है कि यह परिभाषा कब अस्तित्व में आई है। तो परिभाषा अस्तित्व में कब आई है? तो 1987 में आई है। कमेटी बनाई गई थी 83 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वर्टलैंड महोदय कर रहे थे। उद्देश्य क्या था? टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास को परिभाषित करना। इसके पीछे यह उद्देश्य था कि जिससे हमारा जो अतीत का स्टॉकहोम सम्मेलन की संकल्पना है उसको और ज्यादा इनहांस किया जाए, उसको और ज्यादा इनरिच किया जाए और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, कि जिससे लोग पर्यावरण की कमियों का दुरुपयोग ना करें। अर्थात पर्यावरण की कमियों का नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन नीतियों का जो ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया का लोग फायदा उठा करके पर्यावरण के नियम का उल्लंघन ना कर सकें, इसलिए उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का कार्य इस परिभाषा के द्वारा किया गया है। ये बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहां पर अगर हम आगे बढ़ें
तो सबसे पहला तो यही ध्यान होना चाहिए कि इस टिकाऊ विकास या संधारणीय विकास कमेटी का एक ऑफिशियल नाम है। तो यह जो एक कमेटी है, मतलब बर्टलैंड कमेटी, इसी तरह से हम कह सकते हैं बर्टलैंड कमेटी, क्योंकि इसी को ये लीड कर रहे थे। जो कब की है, तो यह वैसे बनी थी 83 में, लेकिन आपको याद रखना है 87 की, 1987, ऐसे 1987 की यह घटना है। इसका एक ऑफिशियल नाम है। अगर हम ऑफिशियल नाम की बात करें तो ऑफिशियल नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, और इसको कहते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यह पूछा जाता है। जैसे हमने आपसे कहा था कि अतीत में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जिसका ऑफिशियल नाम था द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसी प्रकार इसका भी एक ऑफिशियल नाम है इस 87 की रिपोर्ट का या बर्टलैंड कमेटी का, जिसका ऑफिशियल नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सिंपल तो जवाब सब लोग जानते हैं, लेकिन जब थोड़ा ट्विस्टिंग टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम लोग गलत करते हैं। साधारण बातें तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल नाम की बात करें तो शायद कुछ ही लोग जवाब दे पाएंगे। तो ऑफिशियल नाम हमारे लिए काफी ज्यादा प्रासंगिक है, इसलिए ऑफिशियल नाम हमको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका ऑफिशियल नाम है। इन्होंने परिभाषा क्या दी? सबसे बड़ी बात तो यही है, हमको परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि बर्टलैंड महोदय ने कौन सी परिभाषा हमको बताए हैं। यहां पर अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आइए समझते हैं। परिभाषा को हम लोग पॉइंट के तहत समझते हैं। परिभाषा में सबसे पहली बात तो यही कही गई है कि आर्थिक विकास की जब हम नीति का निर्धारण करें, ध्यान रखिएगा, अतीत की जितनी संकल्पनाएं हैं उन संकल्पनाओं को यहां पर मर्ज करने का काम किया गया है। अर्थात चाहे दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल हो, चाहे बात करें सियरा क्लब हो या स्टॉकहोम हो, उन सभी तथ्यों को यहां पर कंपाइल करने का कार्य किया गया। यहां पर सबसे पहली बात की गई है कि जब भी हम आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करें, एक बात सुनिश्चित होना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वंचित और शोषित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या है? समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वंचित एवं शोषित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हित सुनिश्चित होना चाहिए। ये बात तो पहले भी हो चुकी है। ऑलराउंड डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? यही तो है ना, और कुछ तो है नहीं। और कहीं न कहीं दसमन के त्रिभुजाकार मॉडल में भी ये बातें आती हैं, सबको आत्मनिर्भर बनाना है। तो फिर इसमें नई बात क्या है? नई बातें हैं। जब इसके हम सभी तथ्यों को समझ लेंगे तो आपको लगेगा कुछ नई बात यहां पर बताई गई। पहला तथ्य तो यही है, समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वंचित एवं शोषित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। वह हित किसी भी प्रकार का हो, उसका हित सुनिश्चित होना चाहिए। अर्थात यदि हम आर्थिक विकास की कोई नीति बनाएं तो उस नीति का निर्धारण करते समय हमको यह पहला बिंदु ध्यान में रखना होगा। कब? जब हम किसी आर्थिक नीति का निर्धारण करें तो। दूसरा क्या बिंदु यहां पर बताया गया? दूसरा यह बताया गया है कि हमको एक बात और ध्यान में रखनी है। वो क्या है? पारिस्थितिकीय दक्षता। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या ध्यान रखना है? पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना है, या हम कहें ध्यान में, हाँ लिख दीजिएगा, रखना है।
इसका तात्पर्य है। और साथ में एक बात और कहा गया, पहले तीनों बातें लिख देते हैं फिर आपस में कंपाइल करते हैं। यहां पर तीसरा जो बात बताई गई है वो है जिससे, इससे यहां पर है जिससे भावी, क्या, भावी पीढ़ियों का ही हित संरक्षित हो सके। क्या हो सके? हित संरक्षित हो सके। ये तीन बिंदु बहुत मूल रूप से बताए गए हैं इस संधारणीय विकास में, टिकाऊ विकास में। इसका तात्पर्य क्या है? ये कहता है रिपोर्ट या परिभाषा कि आर्थिक विकास की नीति का जब हम निर्धारण करें तो हमको पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रख करके, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रख करके आर्थिक नीतियों का निर्धारण करना है जिससे जिससे भावी पीढ़ियों का हित सुरक्षित हो। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित जो शोषित और वंचित वर्ग है उसका भी हित सुनिश्चित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यहां पर एक तथ्य आपको अलग से मिल गया और वह है फ्यूचर का प्लान। पारिस्थितिकी दक्षता का जो डिस्कशन है यह पहले भी हो चुका है 10 मन के त्रिभुजाकार मॉडल में। वह है ना, कहा गया है कि एक भुजा पर हमारा आत्मनिर्भरता होगी, एक भुजा पर आर्थिक विकास होगा और एक भुजा पर पारिस्थितिकीय दक्षता, पारिस्थितिकी दक्षता, आत्मनिर्भरता और एक पे क्या रहेगा वहां पर, हमने कहा था आर्थिक विकास। तीनों बातें हो गई। लेकिन यहां पर एक तथ्य आपको अलग से मिला, वो है भावी पीढ़ी। तो वहां पर बताए गए पारिस्थितिकी दक्षता में और यहां पे बताए गए पारिस्थितिकी दक्षता में थोड़ा सा आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। भावी पीढ़ी का हित कब सुनिश्चित होगा ये आप पहले बताइए। यह हम सभी को पता है कि हमारा भविष्य तभी सिक्योर हो सकता है कि हम जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना हम अर्न कर रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम पैदा कर रहे हैं, उसकी तुलना में हमारा कंजम्पशन लेवल कम हो, तभी तो फ्यूचर सिक्योर होगा। और जबकि हमने 10 मन के त्रिभुजाकार मॉडल में क्या कहा था कि हमारा उपभोग जो है, हमारा उपभोग कभी भी उत्पादन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट हो जाए तो ठीक है। लेकिन यदि इक्विवेलेंट है तो आप स्वतः सोचिए हमारा क्या फ्यूचर सिक्योर होगा? क्या नहीं। हमने जितना गेहूं पैदा किया अगर उतना हम खा पी के बराबर कर दिए, भविष्य में कोई अगर आपात जैसी स्थिति आई, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर जितना हमारे पास अर्निंग है, पूरी अर्निंग हम समाप्त कर दें अपने ही ऐशो आराम खर्च के लिए, तो भविष्य की मेरी प्लानिंग शून्य है। तो यहां पर कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिकी दक्षता को ध्यान में रख करके जब हम किसी आर्थिक विकास की नीति का निर्धारण करें तो हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित जो शोषित वंचित तबका है उसका हित सुरक्षित होना चाहिए, साथ में भावी पीढ़ियों का भी हित सुरक्षित होना चाहिए। अर्थात हमारा जो उपभोग है यह सदैव पुनर्उत्पादन की दर से कम होना चाहिए। इक्विवेलेंट की बात नहीं होती है, सदैव कम होना चाहिए। अर्थात यहां पर एक तथ्य हमको अलग से मिलता है और वह तथ्य यही है कि हमारा जो उपभोग है, क्या उपभोग, ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? पुनर्उत्पादन से। अगर ये बातें हमारे आर्थिक विकास की नीति में रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर हम लोग समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित शोषित वंचित वर्ग का भी हित सुरक्षित कर लेंगे, भावी पीढ़ियों का भी हित सुरक्षित कर लेंगे और पारिस्थितिकी दक्षता को भी सुनिश्चित कर लेंगे। और इन तथ्यों की परिभाषा इसी टिकाऊ विकास में दी गई है, जो किसके माध्यम से दी गई है? एक कमेटी के माध्यम से, और उसी कमेटी का नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको लीड कर रहे थे वर्टलैंड महोदय। और इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक तथ्य और आता है जो हमको समझना है, और उसी का नाम है ट्रिपल बॉटम लाइन। क्या नाम है? ट्रिपल बॉटम लाइन। यहां पर अगर हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करें तो यहां पर एक तथ्य हमको ध्यान रखना है
कि 3 प्रकार के हमारे विकास संबंधी कार्य होते हैं, एक पर्यावरणीय, एक सामाजिक और एक आर्थिक। 3 विकास से हमारा संबंध होता है और ये तीनों विकासों को हम सुरक्षित करते हैं तो हमारी जो बातें हैं यह काफी स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए हमको करना क्या है। पर्यावरणीय महत्व, क्या पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बार बार पूछा जाता है, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है। तो यहां पर हम कह रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संवहनीयता। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉटम लाइन दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन संवहनीयता शब्द को व्याख्यायित करता है। क्या करता है? व्याख्यायित करता है। हम लोगों से कई बार पूछा जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का तात्पर्य है कि हमारा जो बेस है यह 3 मूलभूत चीजों पर निर्भर करता है, एक पर्यावरण, एक आर्थिक और एक सामाजिक। तो इन तीनों महत्वों को दर्शाने वाला जो ट्रिपल बॉटम लाइन शब्द है, यह संवहनीयता शब्द को क्या करता है? व्याख्यायित करता है। और इसी संधारणीय विकास, टिकाऊ विकास, संवहनीयता विकास को वास्तविक अमली जामा कब पहनाया जाएगा? तो 1992 में पहनाया जाएगा। कब? 1992 में। ये केवल अभी कहे गए हैं, लेकिन इस पर वास्तविक जो पॉलिसीज है वह बन करके सामने। भाई ये क्या है? एक कमेटी है, कमेटी ने अपना सुझाव दिया, अपनी परिभाषा दिया, काम खत्म। लेकिन इस पर एक्शन कब होगा? एक्शन जो होता है 1992 में होता है और उसी का नाम आएगा एजेंडा 21, जिसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। तो अभी तक जो हमारी कहानी थी, हम लोग सबसे पहले 72 की चर्चा किए, फिर 87 की चर्चा किए वेटलैंड कमेटी के माध्यम से, जिसमें हमने कई तथ्यों को समझने का आज प्रयास किया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग यह समझेंगे कि किस प्रकार से 1988 में IPCC का गठन किया गया और IPCC की रिपोर्ट के आधार पर किस प्रकार से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा ही किस प्रकार से मरुस्थलीकरण पर, जलवायु परिवर्तन पर और जैव विविधता पर तथा इस संवहनीयता, संधारणीय या टिकाऊ विकास पर कार्य किया गया। इन सब चर्चाओं को अब हम लोग क्रम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।